तो लास्ट टाइम हमने क्लास में ये डिस्कस किया था कि रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, हमने डिटेल्स में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था किस तरीके से एटम का कंसेप्ट वजूद में आता है, राइट फ्रॉम ग्रीक्स और डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट फिलोसफर और साइंटिस्ट का कंसेप्ट जो आया कि हमारी बस मैटर जो है वो किस चीज़ से बना है। वो सारी चीज़ें दास्तान हमने डिस्कस की थी क्लास में। फिर उसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था इस चीज़ को जानने के लिए कि एक्चुअल में एटम के अंदर एटम का जो स्ट्रक्चर है या एटम का फिगर जो इनसाइड है वो किस प्रकार का हो सकता है। ये सिंपल भाषा में एटम को समझने की कोशिश की थी। अब एटम को समझने की कोशिश जो की थी, सबसे पहली अगर हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, यह कहा गया दो कि हमारे पास इससे पहले हमारे पास थॉमसन मॉडल आया था एटम का, बट उसमें हमारे पास उतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी। लेकिन सिलेबस में हमारे पास पहला टॉपिक जो है दैट इज रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने क्या डिस्कस किया कि रुदरफोर्ड ने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ अरेंजमेंट लिया जहां पर उसने अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट करवाया गोल्ड फाइल पर। फिर गोल्ड फाइल को जब ऑब्जर्व किया विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर, तो वहां पर तीन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देखी गई थी। पहली ऑब्जर्वेशन कि जितनी भी हमारे पास मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passes through gold file without any deflection, ये पहला ऑब्जर्वेशन था, हमने डिस्कस किया है। इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर रिजल्ट या हम कह सकते हैं इन्फरेंस, इसके बेसिस पर इन्फरेंस इस प्रकार का था कि रुदरफोर्ड ने इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर यह कहा कि हमारी पास जो एटम है, एटम के अंदर बहुत सारी एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है, जो कि आज हमें पता है क्या है कि जो हमारे पास एटम है उसके अंदर बहुत सारी स्पेस जो है, एम्प्टी स्पेस जो है अवेलेबल है। अब आ जाएंगे दूसरे ऑब्जर्वेशन पर जो हमने डिस्कस किया था। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि उसने ऑब्जर्व किया विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर कि हमारे पास कुछ, जैसे मैंने यहां पर कहा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 95% ऑफ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो गोल्ड फाइल से पास किए, क्योंकि गोल्ड फाइल का थिकनेस जो था इतना कम रखा था कि सच दैट कि हम ये कह सकते हैं कि थिकनेस ऑफ अ साइज ऑफ एन एटम, मतलब कोशिश की गई थी कि जितना हमारे पास वो थिन हो जाएगा सच दैट कि हम एटम को अच्छे तरीके से विजुअलाइज करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे, या ये देख सकते हैं कि एटम के अंदर एक्चुअल में हमारे पास क्या चीजें हैं या इसका स्ट्रक्चर जो है किस प्रकार का है। तो हमने ये कहा कि हमारे पास, अब मैं हम बात कर रहा हूं रुदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास क्या है कि 95% जो है हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल जो है विदाउट डिफ्लेक्शन, मतलब ये है कि वो किसी आगे कहीं उनके आगे कोई ऐसा फील्ड नहीं आ रहा है जो उनको अट्रैक्ट करे या कुछ इंपैक्ट एक्सर्ट करेगा। तो ऐसा था। उस ऑब्जर्वेशन के बेस पर रुदरफोर्ड ने यह कहा कि हमारे पास एटम के अंदर जो है बहुत सारी एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर, उसने ये देखा कि सम अल्फा पार्टिकल्स जो है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स उसने ये देखा कि वो डिफ्लेक्ट किए, लेकिन कितने एंगल से, अप्रोक्सीमेटली 90 से या 90 से ज्यादा। मतलब ये है कि लेट अस सपोज दैट कि यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, यहां पर गोल्ड फाइल है, लेट अस सपोज दैट गोल्ड फाइल के अंदर यहां पर एटम है, उसने देखा कि यहां पर ये एटम के अंदर एंटर हुए लेकिन इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुए, मतलब यहां पर ये एंटर नहीं हुए, ये जो यहां पर डॉटेड लाइन बना रहा हूं यहां पर ये एंटर नहीं हुए, यहीं से डिफ्लेक्ट हुए, कुछ 90 से हुए, कुछ 90 से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए। ये हो गया दूसरा ऑब्जर्वेशन। दूसरे ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट इस प्रकार का आया, मतलब ये जो ऑब्जर्व किया इसके बेसिस पर इन्फ्रेंस इस प्रकार का आया कि हमारे पास जो एटम है, एटम में सेंटर के आसपास, क्योंकि जब हमारे पास मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, इस तरीके से आप समझेंगे, अगर मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है विदाउट डिफ्लेक्शन जा रहे हैं, ये सारे पार्टिकल्स से देखें, फिर देखिए जो बिल्कुल सेंटर के क्लोज आ रहे हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं 90 से या 90 से ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एटम में
कुछ ऐसा फील्ड है या कुछ ऐसा पोर्शन है जो सेंटर में है, जो कि अल्फा पार्टिकल को एक अपना फील्ड एक्सर्ट कर रहा है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जिसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, फिर आता है फाइनल ऑब्जर्वेशन, जो कि हमें क्लियर कट क्या कहते हैं, काइंड ऑफ एविडेंस देता है कि यहां पर जो है कुछ ना कुछ चीज है। वो थर्ड हमारी पास ऑब्जर्वेशन ये था कि हमारे पास कुछ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब लेट अस सपोज दैट 2 से 3 अल्फा पार्टिकल जो हैं वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं बाय 180 डिग्री। मतलब अगर हमारे पास यहां से अल्फा पार्टिकल इस तरीके से आया, यहां पर सेंटर के बिल्कुल क्लोज आ गया, वहां से वापस आया, अपना पाथ रिट्रेस किया, बिल्कुल अपने ही उस ओरिजिनल पाथ पे वापस आया। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास यहां पर एटम के सेंटर में कुछ है जो कि सेम नेचर का है, जिस नेचर का अल्फा पार्टिकल है। इन टर्म्स ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब यह है कि सेंटर में भी, एटम में सेंटर में ऐसा ही किस्म का कुछ चार्ज है जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल जो है अपने पाथ पे वापस आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर थर्ड ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर रिजल्ट ये आया कि हमारे पास एटम के सेंटर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, फिर इस एंटायर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड इस तरीके से किया कि हमारे पास इस एंटायर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड इस तरीके से किया कि हमारे पास जितने भी एटम्स हैं, चाहे किसी भी एलिमेंट के हैं, जो भी एटम हमारे पास है, उसमें जो एंटायर पॉजिटिव चार्ज है वो उसके सेंटर में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? सेंटर पर लोकेटेड है। और मोस्ट ऑफ द मास जो है, दिस इज आल्सो लोकेटेड एट सेंटर ऑफ व्हाट? एटम। सिंपल भाषा में इस एंटायर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद उसने ये कंक्लूजन निकाला कि जो भी एटम होगा उसका एंटायर पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इस एटम के सेंटर पर लाई करेगा। इट विल एक्ट एज अ कोर, जहां पर मोस्ट ऑफ द मास, अब मोस्ट ऑफ द मास मैंने क्यों नहीं कहा सारा मास? क्योंकि कुछ मास इलेक्ट्रॉन का भी होता है जो कंट्रीब्यूट करता है टू आवर टोटल मास ऑफ गिवन एटम। तो मोस्ट ऑफ द मास और मोस्ट ऑफ एंटायर, यहां पर लिखा मैंने एंटायर पॉजिटिव चार्ज, मतलब सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहां पर लाई कर रहा है? सेंटर पर। और इस सेंटर वाली फिगर को उसने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। तो इस तरीके से न्यूक्लियस का कंसेप्ट वजूद में आता है, और ये न्यूक्लियस का कंसेप्ट कौन देता है? हमारे पास रुदरफोर्ड। अब इसके अलावा हम कुछ और चीजें एक्सप्लेन करेंगे जो रुदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के बाद कहा। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने ये कहा कि हमारे पास जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है और नेक्स्ट कंक्लूजन की बात करेंगे, या हम ऐसा कह सकते हैं काइंड ऑफ एजम्पशन की बात करेंगे। उसने ये कहा कि हमारे पास अगर लेट अस सपोज दैट ये न्यूक्लियस सेंटर पर है, कहां पर है? न्यूक्लियस सेंटर पर है। किस पे? ऑफ एनी एटम या इन एनी एटम, जो भी हमारे पास एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है। तो लेट अस सपोज दैट दिस इज द न्यूक्लियस। उसने फिर कहा कि इसके आसपास जो है एक सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन। फिर एक होगा, दो होगा, फिलहाल के लिए हम एक पे फोकस कर रहे हैं। उसने क्या कहा? हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो एटम के सेंटर पर होता है, जहां पर सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है। उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर ऑर्बिट पर। अब ये सर्कुलर फाइनली नहीं कहता है कि ये सर्कुलर था, लेकिन स्टार्टिंग में ये क्या कहता है कि सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है तो इसका मतलब ये है कि इसमें आ जाती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन which is v square upon r। v is actually the tangential velocity, जो कि हर एक पॉइंट पर डिफरेंट होती है क्योंकि उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता है। r is the distance from center toward this orbit, मींस इस ऑर्बिट का सेंटर से लेकर न्यूक्लियस के सेंटर या सेंटर ऑफ द एटम से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं
कि हमारी पास रुदरफोर्ड क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई भी एटम है, उसका न्यूक्लियस जो है उसके आसपास हमारी पास अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट पर, उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आती है। मतलब उसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जो है कंटिन्यूसली चेंज होती है, क्योंकि सर्कल पे रहने के लिए पार्टिकल का एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होनी चाहिए। अब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रही है, देखो सिंपल भाषा में, ये इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जब इस पे एक्ट होगी तो वो एक्सेलरेट करेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अगर हम न्यूटन, वैसे हम यहाँ पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन कर सकते हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि हमारी पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास है, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि और इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है, लीनियर वेलोसिटी। तो उसके बेसिस पर हम न्यूटन लॉ का अप्लाई करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन इतना ज्यादा दास्तान में हमने नहीं जाना है। सिंपल भाषा में, जब इस सर्कुलर पाथ पे चलेगा, इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। अब जब इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी तो रुदरफोर्ड क्या कह रहा है कि हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर इलेक्ट्रॉन की होगी तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये एक्सेलरेटेड चार्ज है, एक्सेलरेटेड चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो कहेंगे एक्सेलरेटेड चार्ज है, रुदरफोर्ड कह रहा है। अगर ये एक्सेलरेटेड चार्ज है तो हमें पता है कि एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है रिलीज करता है। क्या करता है? सिंपल भाषा में ये एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है? क्योंकि वेव्स जो होती हैं दैट इज एक्चुअली एन एनर्जी, द डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन या प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, देखिए हमारी पास एक पार्टिकल है, उसका एनर्जी ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह किसी पर्टिकुलर मीडियम में। तो हमारी पास क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट पे, वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, रुदरफोर्ड कह रहा है कि एक्सेलरेटेड चार्ज है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करेगा, इसकी एनर्जी रिलीज होगी, तो क्या होगा कि अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, इसकी एनर्जी जब डिक्रीज होगी तो इसका जो ऑर्बिट है, इसका रेडियस कंटिन्यूसली डिक्रीज, मतलब ये नजदीक आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो ये न्यूक्लियस में फॉल करेगा। मतलब ये है कि फाइनली रुदरफोर्ड ने क्या कहा कि हमारे पास न्यूक्लियस के आसपास, ये अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के आसपास किसी भी इलेक्ट्रॉन का पाथ जो होगा दैट विल बी अ स्पाइरल पाथ, इस तरीके का पाथ। मतलब इनिशियली एक सर्कुलर ऑर्बिट होगा, फिर फाइनली जब इलेक्ट्रॉन पूरी कंटिन्यूसली, ध्यान रखना रुदरफोर्ड ने कहा कि यहां पर ये कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करेगा, मतलब एनर्जी रिलीज करेगा, इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, इसका जो कहते हैं क्या कहते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस जो है वो कम होता जाएगा, मीन सर्कुलर ऑर्बिट का साइज जो है कम होता जाएगा, और फाइनली ये न्यूक्लियस में फॉल करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एटम जो है ये अनस्टेबल है। मतलब कोई भी इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग या इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एटम जो है वो अनस्टेबल है। मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो हमारे पास है एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो है एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब ये है कि हमारे पास एटम जो है वो अनस्टेबल रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और यही हमारे पास आ जाती है लिमिटेशन, यही आती है हमारे पास लिमिटेशन किसकी? रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल की। किसकी? न्यूक्लियर मॉडल की। जो न्यूक्लियर मॉडल रुदरफोर्ड ने बताया उसका लिमिटेशन ये है कि वो इनस्टेबिलिटी, जो उसने कहा कि एटम इनस्टेबल है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। या हम ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो है, कि एटम स्टेबल होता है, अगर अनस्टेबल सारे एटम होते तो हमारी पास जितने भी पार्टिकल्स हैं या जितना भी मैटर है वो स्पॉन्टेनियसली डिके होता। मतलब हमारी पास जो अभी अवेलेबल जो आसपास आपको मैटर दिखाई दे रहा है वो ऐसे नहीं रहता, क्योंकि अगर एटम अनस्टेबल होता, क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट होता या किसी और के साथ इंटरेक्ट कंटिन्यूअसली करता। तो लेकिन हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द एटम जो है वो स्टेबल होते हैं, न्यूट्रल स्टेट में होते हैं। इसलिए यहां पर इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हमें यह लगता है कि एटम जो है वो अनस्टेबल है, लेकिन ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन ना करना जो है वही रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल की हमारे पास एक इंपॉर्टेंट, या हम इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, एक लिमिटेशन है। दूसरा अगर हम गौर करेंगे तो इसने ये कहा, इसी मॉडल में इसने ये कहा कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता यहां पर सेंटर की ओर आ जाएगा
तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन इसने कहा कि ये कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होगा वो एक कंटिन्यूअस एनर्जी स्पेक्ट्रम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूअसली एमिट नहीं होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, क्योंकि एनर्जी एमिशन जो है दैट इज डिस्क्रीट इन नेचर, जो अभी हमें पता है। ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन हम कह सकते हैं। तो ये था रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और न्यूक्लियर मॉडल, किस तरीके से उसने न्यूक्लियस को एक्सप्लेन किया, या हम ऐसा कह सकते हैं किस तरीके से एंटायर एटम की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंस का पोस्टुलेट था कि हमारे पास जितने जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर होता है इतना ही आसपास इलेक्ट्रॉन का होता है, सच दैट कि हमारे पास एटम जो होता है वो न्यूट्रल स्टेट में होता है। ठीक है, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट। हमारे पास नेक्स्ट जो मॉडल हमारे पास है दैट इज रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल हमने डिस्कस किया। अब हमारे पास है नेक्स्ट बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। वेट, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो इसके बाद, क्योंकि रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स में बहुत सारी लिमिटेशंस आ गई एटम को एक्सप्लेन करने के लिए, अब आ जाता है बोहर। यहां से हमारे पास एक्चुअल में क्वांटम जो कंसेप्ट है, जो क्वांटम मैकेनिक्स का कंसेप्ट है, वो थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट होता है कि किस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो वजूद में आती है। अब वहाँ पर हमने जाना नहीं है। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम हमने डिस्कस करना है कि किस तरीके से इसने हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन किया और इसी के बेसिक को बेसिस बनाया और बाकी सारे एटम्स को डिस्कस किया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट उस तरीके से हम डिस्कस करेंगे, फिर कौन कौन सी चीजें हमारे पास सिलेबस में है वो भी डिस्कस करेंगे। बोहर ने ये कहा कि हमारे पास अगर कोई भी एटम है, कोई भी अगर एटम है, हमारे पास उस एटम का एक कोर होता है। क्या होता है? एक सेंट्रल कोर होता है। उस सेंट्रल कोर में हमारे पास उस एटम का एंटायर, मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, एंटायर पॉजिटिव चार्ज जो है वहां पर कंसंट्रेटेड होता है। दूसरी चीज, उसी कोर में उस एटम का मोस्ट ऑफ द मास कंसंट्रेटेड होता है। मतलब जो रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और उसके बाद न्यूक्लियर मॉडल में जो उसने पोस्टुलेट दी, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही उसी तरीके से है, क्योंकि ये ठीक है। एटम किसी भी, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी सबस्टेंस है, उसमें एटम्स होंगे। अब एटम, एक एटम अगर हम लेंगे, उस एटम में जरूरी होगा एक सेंट्रल कोर होगा, जिस सेंट्रल कोर में उसका एंटायर पॉजिटिव चार्ज वहां पर कंसंट्रेटेड होगा। उस एटम का एंटायर पॉजिटिव चार्ज कहां पर कंसंट्रेटेड होगा? उसके सेंटर पर, एटम के सेंटर पर। और जहां पर मोस्ट ऑफ द मास, उस एटम का मोस्ट ऑफ द मास, लेट अस सपोज अगर मैं कह रहा हूं कि 100 यूनिट मास है, तो 100 यूनिट में से 99% मास जो होगा, 99% मास जो होगा वो सेंटर पर कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है नहीं? और जो सेंट्रल कोर है उसका नाम दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। हो गया पहला। इसी के साथ हमारे पास दूसरा कंसेप्ट, दूसरा पोस्टुलेट की अगर हम बात करेंगे, ने ये कहा कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट। अगर हम रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल की बात करेंगे तो वहां पर फाइनल जो पोस्टुलेट बना वो ये था कि हमारी पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास एक स्पाइरल पाथ पे चलते हैं और फाइनली वो ड्रॉप हो जाते हैं कहां पर? न्यूक्लियस में, जिसकी वजह से एटम इनस्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है। लेकिन बोहर क्या कहता है, जब हाइड्रोजन एटम उसने स्टडी किया उसके बाद उसने ये कहा कि हमारे पास न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट पे। अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है तो इसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा एक सर्कुलर ऑर्बिट पे। अब किस वाले ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा ये भी बताएगा। देखिए, न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रह सकता है, किस ऑर्बिट में हो सकता है, वो भी इसने कहा, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा सर्कुलर ऑर्बिट पे, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगी या सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जर्ट होगी। लेट अस सपोज दैट हमारी पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसका मास अगर m होगा और किसी भी पॉइंट पर सर्कुलर ऑर्बिट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी v होगी। ठीक है,
क्योंकि हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट पर लीनियर वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है और एंगुलर वेलोसिटी जो है या एंगुलर स्पीड जो हमारे पास है वो कांस्टेंट रहती है। अब देखो हमारे पास क्या है कि इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग लेट अस सपोज दैट ये जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए, एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसका मास लेट अस सपोज दैट m है, और जब वो सर्कुलर ऑर्बिट पे चल रहा है उस पे लीनियर वेलोसिटी v है, और सच दैट उस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस जो है वो r है। अब अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट पे चल रहा है उस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। इतनी फोर्स इस पे एक्सर्ट होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इतनी फोर्स इस पे एक्सर्ट होगी। किस पर एक्सर्ट होगी? हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन पे एक्सर्ट होगी जो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। हो गया पहला पोस्टुलेट यहां तक। इसको आगे आगे फिर से हम यूज करेंगे, जो इक्वेशन यहां पर लिखी हम आगे फिर से यूज करेंगे। अब दूसरा पोस्टुलेट जो है बोहर मॉडल, मतलब हाइड्रोजन एटम का मॉडल जो एक्सपेंड किया, उसका दूसरा पोस्टुलेट ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है विल ऑर्बिट या विल रिवॉल्व इन ओनली those orbits in which angular momentum, क्योंकि रिवॉल्व कर रहा है तो यहां पर लीनियर मोमेंटम होगा, लेकिन हम एंगुलर मोमेंटम पे पहले फोकस करेंगे। एंगुलर मोमेंटम जो कि होगा mvr विल बी, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व करेगा इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। मतलब यह है कि हमारे पास न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट पे होगा जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, ध्यान रखना ऑर्बिट की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो होगा दैट विल बी क्वांटाइज्ड। मतलब यह है कि हमारे पास यह है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट जिसका रेडियस r होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? इंटेग्रल मींस n टाइम्स h अपॉन 2π। ये नहीं कि रैंडमली कहीं पर भी कुछ भी एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का और किसी भी ऑर्बिट पर कुछ भी होगा तो वहां पर वो लाई कर सकता है, वहां पर रिवॉल्व करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो कितना होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। h हमें पता है दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू ऑफ द ऑर्डर कितना होता है? 10⁻⁻34 जूल सेकंड इतना होता है। ये मीन 6.63 वट जो भी होगा, बट ऑर्डर पता होना चाहिए। तो यहां पर n की अगर हम बात करेंगे दैट इज 1 2 3 4 डैश डैश जितना भी होगा, देखिए नहीं, n की वैल्यू आप एंटर करेंगे, अकॉर्डिंगली अगर इतना एंगुलर मोमेंटम होगा, अगर उस ऑर्बिट में इतना एंगुलर मोमेंटम होगा तो इलेक्ट्रॉन वहां पर रिवॉल्व करेगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट जो कि हमारे पास रुदरफोर्ड ने नहीं एक्सप्लेन किया, जहां पर उसकी बहुत ज्यादा लिमिटेशन आ गई। थर्ड हमारे पास ये है कि अगर मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास रिवॉल्व कर रहा है इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट। अब ये जो हमारी पास स्टेशनरी ऑर्बिट का कंसेप्ट जो है डिफरेंट है, लेकिन हम सिंपल भाषा में यहां पर स्टडी करेंगे कि हमारी पास जो इलेक्ट्रॉन है जो जिस ऑर्बिट पे वो चलेगा, बोहर ने उन ऑर्बिट्स को क्या कहा? स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी मीन स्टैटिक, मतलब उनमें कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन का वेव, जो हम वेव पार्टिकल ड्युअलिटी पढ़ते हैं, वो इन फेज है, मतलब उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, ऐसा ले रहे हैं फिलहाल के लिए स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है नहीं। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा स्टेशनरी ऑर्बिट पर, ठीक है नहीं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है अगर किसी पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट पर है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर किसी पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट पर है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन विल नॉट रिलीज एनी काइंड ऑफ एनर्जी और वेव। सिंपल भाषा में अगर इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहा है, अगर वो अपना ऑर्बिट चेंज नहीं कर रहा है, मतलब ना ही वो एक्साइट हो रहा है, ना ही वो लोअर स्टेट की ओर आ रहा है, मतलब किसी भी स्टेट में नहीं जा रहा है, अपने पर्टिकुलर स्टेट में चल रहा है, उस केस में वो कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा और ना ही एब्जॉर्ब करेगा,
मतलब वो पर्टिकुलर ऑर्बिट पे है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, अगर एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जंप कर रहा है तो इसका मतलब उसमें एनर्जी आई है। तो एनर्जी कहां से आई? मतलब उस केस में इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है। क्या की है? एब्जॉर्ब की। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी करेगा, वो लोअर एनर्जी स्टेट से या लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट से हायर स्टेशनरी ऑर्बिट की ओर जाएगा, मतलब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की ओर जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, अब उसने एनर्जी, तो देखो अगर हायर ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी ज्यादा है, क्या है? जब वहां से नीचे की ओर आ जाएगा, नीचे ऑर्बिट में उसको एनर्जी कम चाहिए, तो वो कुछ जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिलीज करेगा। क्या करेगा? वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। लेट अस सपोज दैट हमारी पास ये लेट अस सपोज दैट हमारे पास न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, लेट अस सपोज दैट यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये पहला ऑर्बिट है। लेट अस सपोज दैट यहां पर इस वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1 है और इस वाले में अगर जाएगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी कितनी होनी चाहिए? E2। लेट अस सपोज दैट इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां की ओर बाहर गया, या हमारे पास यहां से यहां की ओर आया। अब देखो हमारे पास क्या है कि यहां से E1 से यहां जब जाएगा तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने की जरूरत है, वो भी हमें पता होना चाहिए, वो भी हम निकाल सकते हैं। या अगर लेट अस सपोज दैट हमारी पास इस E2 ऑर्बिट से, मतलब जहां पर एनर्जी E2 है, वहां से आ गए E1 पर, मतलब जहां पर एनर्जी E1 है, तो हमारे पास यहां पर ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना है? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, जो इसको इस ऑर्बिट पे चाहिए थी, वो है E2 माइनस E1। अब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिलीज करेगा, कितना रिलीज करेगा? hν। ये रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। न्यू क्या हमारे पास है? फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर रेडिएशन। अब ये कहां से कहां की ओर आ रहा है? तो डिफरेंट रेडिएशन इमिट होगी। अगर थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे आ रहा है तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिट करेगा। थर्ड ऑर्बिट से जीरो ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन इमिट करेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास बोहर मॉडल जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर सकता है, कब नहीं कर सकता। ये जरूरी है कि हमेशा वो रिलीज करेगा और अनस्टेबल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये कब रिलीज कर सकता है और कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज कर सकता है। तो ये है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स किसके? हमारे पास बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसी तरीके से बहुत सारे पोस्टुलेट डिफरेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट जो हमारे पास बोहर मॉडल ऑफ एटम के हैं वो ये हैं। अच्छा, एक बात और जो अभी हमने यहां पर पढ़ा कि हमारी पास एंगुलर मोमेंटम जो है, ये वाला स्टेटमेंट या ये वाला पोस्टुलेट जो हमारे पास है, एंगुलर मोमेंटम उस स्टेट का होना चाहिए mv r इज, इसको कहते हैं बोहर क्वांटाइजेशन रूल, बोहर क्वांटाइजेशन रूल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो हमारा काम क्या है यहां पर। अब हमने ये निकालना है कि हमारे पास जो बोहर ने कंसेप्ट दिया एटम को एक्सप्लेन करने के लिए, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट, अब कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस, मतलब हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज न्यूक्लियस मीन एंटायर एटम के बारे में जानना है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में चल रहा है, उस ऑर्बिट का रेडियस क्या हो सकता है? अगर वहां पर चल रहा है तो वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है? अगर वेलोसिटी है हमारे पास तो वहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है? तो ये सारी चीजें हमने निकालनी है कि हमारे पास रेडियस कितना हो सकता है। अगर हमने रेडियस निकाला तो उसके बाद हमारे पास की वेलोसिटी कितनी हो सकती है। अगर वेलोसिटी हमने निकाला तो मतलब उसका क्या कहते हैं इसको, वेलोसिटी के बाद मैंने क्या कहा था, फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे कि जब वो पर्टिकुलर ऑर्बिट पे होगा तो उसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें, अगर एनर्जी भी निकालना चाहेंगे हम एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी भी निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं। तो जो ही हमारे देखो अगर हमें फ्रीक्वेंसी का पता चला, हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उस पर्टिकुलर ऑर्बिट पे हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम अब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहली चीज हम ये डिस्कस करेंगे दैट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, या जिसको हम कहते हैं, हमने क्या निकालना है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अगर हम जनरली कहेंगे, मतलब स्पेसिफिकली कहेंगे तो इन हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, या फिर वही कंसेप्ट हम जनरल किसी भी एटम के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं बोहर रेडियस ऑफ
हाइड्रोजन एटम। अब देखो रेडियस किस तरीके से निकालेंगे। सो लेट अस सपोज दैट कि हमारी पास एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है कि नहीं, उसके सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, और सच दैट यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है मीन्स रेडियस जो है दैट इज आर, ठीक है। अभी सर्कुलर ऑर्बिट पे जब चलेगा इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट पे चल रहा है तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रही है, दैट इज mv²/r। ये हमने पहले डिस्कस किया। लेट अस सपोज दिस इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अराइज होती है किसी और वजह से, मतलब कोई और फोर्स जब एक्ट होगी तो उस फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स अराइज होती है, मतलब कुछ ना कुछ वजह होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रही है सन की वजह से अर्थ पर, तब जाके वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स अराइज हो रही है। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स अराइज होने के लिए हमारे पास कोई दूसरी वजह होनी, कोई दूसरी फोर्स होनी चाहिए। अगर हम यहां से यहां पर गौर से देखेंगे तो हमारे पास यहां पर सेंटर में है पॉजिटिव चार्ज और यहां पर हमारे पास है नेगेटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज है। ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, अब इनमें चार्ज है तो इनमें हमारे पास होगा कोलम्बिक फोर्स। कौन सी होगी? जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि हम स्टेशनरी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। मतलब यह है कि जब इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अराइज हो रही है, एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स अराइज हो रही है। सो लेट अस सपोज दैट इसका इस जो एटम हमारे पास है, अगर इसका एटॉमिक नंबर, अगर हम इसका एटॉमिक नंबर जो है Z लेंगे, एटॉमिक नंबर Z, अब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसके सेंटर में हमारे पास चार्ज कितना होगा? Z टाइम्स E। E इज द एलिमेंट्री चार्ज, नेगेटिव नहीं लिखा मैंने, ये इज द एलिमेंट्री चार्ज, इसका वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। अगर मेरे पास इसका एटॉमिक नंबर Z है तो यहां पर कितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे? Z टाइम्स उतने जो सिंगल होगा। जैसे हमारे पास अगर 2 एटॉमिक नंबर है तो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज कितने होंगे? 2 × 1 मींस 2 प्रोटॉन होंगे। तो वही मैंने यहां पर लिखा कि हमारे पास सेंटर में चार्ज कितना होगा? +Ze इतना होगा। और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हमने लिया है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? -C, इतना ही होगा। अब हमारी बस क्या है कि यहां पर इन दो चार्ज के बीच में मींस पॉजिटिव न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलम्बिक फोर्स होगी, F = 1/4πε0। अब वहां पर लिखते हैं हम Q1 Q2। अब Q1 की जगह क्या है? Ze, और दूसरा क्या है? E/r²। तो मेरे पास आ जाएगा F = 1/4πε0 Ze²/r। दिस इक्वेशन नंबर 2। लेकिन ये दोनों इक्वेशन जो है सेम है, इनका वैल्यू जो है वो सेम है। मतलब जितना ये फोर्स अराइज होगा, मतलब एक्सर्ट होगा एक दूसरे पर, उतना ही सेंट्रीपिटल फोर्स अराइज होगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव या वी गेट व्हाटएवर जो भी आपको लिखना है। तो हमारे पास वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगा? एक मिनट, हमारे पास आ जाएगा mv²/r इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Ze²/r। तो यहां से मैं mv² निकालूंगा, mv² इज इक्वल्स टू, एक मिनट यहां पर r² आ जाएगा, यहां पर r² आ जाएगा, ठीक। तो mv² विल बी, इस 1/4πε0 की जगह मैं k लिखूंगा, मतलब कांस्टेंट, दैट इज कूलम्ब कांस्टेंट। Ze², ये r यहां पर आ जाएगा r², तो यहां पर एक r कैंसिल, तो मेरे पास mv² आ जाएगा कितना? k Ze²/r। तो मुझे ये r निकालना है, लेकिन r निकालने के लिए मेरे पास होना चाहिए वेलोसिटी। क्या होना चाहिए? मेरे पास वेलोसिटी। तो अब मुझे यहां पर निकालना है वेलोसिटी का वैल्यू। तो लेट अस सपोज दैट पहले हम क्या काम करेंगे, यहां पर इस चीज को अच्छी तरीके से समझेंगे। हमें रटा नहीं मारना है कि मैथ कैलकुलेट करना है। हम निकालने क्या जा रहे हैं? रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। रेडियस कितना होगा वो डिपेंड है कि हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी होगी, वो मुझे बताएगा कि यहां पर एंगुलर मोमेंटम उसका कितना होगा। इसका मतलब ये सारी चीजें हमें रिलेट करनी है और दिखाना है कि रेडियस जो है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट का किस किस चीज पे डिपेंड हो सकता है। सो लेट अस सपोज दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। लेट अस सपोज दिस इक्वेशन नंबर 3। और अभी हमने पढ़ा बोर पोस्टुलेट, वही हमने इस्तेमाल करना है, अपना कुछ इस्तेमाल नहीं करना है। बोर पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है तो इसका मतलब यह है कि इसका एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज इक्वल्स टू NH/2π।
इतना एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है कि नहीं। तो मतलब ये है कि हम यहां से क्या कर सकते हैं कि यहां से देखो mvr यहां पर हमारे पास आ गया mvr, तो यहां पर हम r को रिलेट कर सकते हैं इस वेलोसिटी के साथ। यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो मतलब ये है कि मेरे पास रेडियस जो होगा वो डिपेंड है मोमेंटम पर भी, कि हमारे बस पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा। तो मतलब ये है कि हम ये लिख सकते हैं ये जो हमारे पास r है दैट विल बी इक्वल्स टू nh अपान 2 पाई इंटू 1 अपान mv। क्लियर है यहां तक। अब देखो हमारे पास क्या है कि यहां पर हमारे पास r है, इस इक्वेशन में भी r है जो कि वेलोसिटी पे डिपेंड है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। यहां पर भी हमारे पास r है जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब वेलोसिटी हमें पता होगा तो अकॉर्डिंगली हमारे पास मोमेंटम भी पता होगा। इन दो इक्वेशन को हम आपस में रिलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इस इक्वेशन से मैं v का वैल्यू या mv व्हाटएवर जो भी है, यहां पर मैं v का वैल्यू निकालूंगा, फॉर एग्जाम्पल v ये mv इधर लाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा v nh अपान 2 पाई इंटू 1 अपान mr। ठीक है, m वहीं पर रखा, r इधर लाया तो v मेरे पास ये आ जाएगा। अब मैं क्यों बता रहा हूं, जी मैं v निकालूंगा, ये v मैं यहां पर एंटर करूंगा, मेरे पास ये भी आ जाएगा कि वेलोसिटी और r का रिलेशन आपस में किस प्रकार का है। बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। देखो कैसे, यहां से अगर मैं v स्क्वायर निकालूंगा तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब देखो ये v स्क्वायर का वैल्यू जो है मैं यहां पर एंटर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा m, v स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा मैं, n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू k z e स्क्वायर अपान r। क्लियर। अब यहां से मैं r निकाल सकता हूं। देखिए जैसे हमारे पास ये एक m है, ये एक m कैंसिल हो जाएगा, ये r जो हमारे पास है एक r कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास वैल्यू जो है इस प्रकार से आ जाएगी। ये हमारे पास रहा n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर m r इज इक्वल टू k z e स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए r, तो मैं इसको रिवर्स करूंगा, मैं लिखूंगा 4 पाई स्क्वायर m r अपान n स्क्वायर h स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 अपान k z e स्क्वायर। तो यहां से मैं r निकाल सकता हूं, मैं लिखूंगा r विल बी इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। अब अगर मुझे हाइड्रोजन का निकालना है, हाइड्रोजन का अगर रेडियस निकालना है फर्स्ट, क्योंकि हमारे पास जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा तो मैं n की वैल्यू क्या ले लूंगा, n की वैल्यू ले लूंगा 1, ठीक है नहीं, और z की वैल्यू ले लूंगा 1। n और बाकी तो मुझे पता है। देखो यहां से अगर हम गौर से देखेंगे ना, यहां पर हमारे पास हमने अब ये कंक्लूजन निकालना है कि जो रेडियस जो हमारे पास ऑर्बिट का होता है वो किस चीज पे डिपेंड होता है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पर स्पेशल केस लेंगे जो हाइड्रोजन एटम के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए n क्या होगा, n इज फॉर शेल्स, जो हमारे पास शेल होते हैं उनका ये वैल्यू है जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। हमारे पास n जो होगा दैट विल बी 1 और z होगा 1 और एटॉमिक नंबर 1 होगा हाइड्रोजन एटम के लिए, उसके लिए r हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, सारी वैल्यूज हमारे पास है, हम निकाल सकते हैं। अब अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम गौर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, जो कि वेरी कर रहा है क्योंकि बाकी तो सब कांस्टेंट है। देखो h कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, वो सारा कांस्टेंट है। तो रेडियस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ये हमें ब्यूटीफुल कंक्लूजन देगा कि इसका मतलब क्या है। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास n1 होगा, अगर मेरे पास n2 होगा, अगर मेरे पास n3 होगा, अगर मेरे पास n4 होगा, लेट अस सपोज दैट इतना वैल्यू हम ले रहे हैं। जब n1 होगा मेरे पास रेडियस कितना होगा, शाबाश, मेरे पास रेडियस होगा 1 स्क्वायर। जब n2 होगा तो रेडियस कितना होगा, 2 स्क्वायर। जब n3 होगा तो रेडियस कितना होगा, 3 स्क्वायर। जब n4 होगा तो रेडियस कितना होगा, 4 स्क्वायर। अब अगर वैल्यूज देखेंगे तो यहाँ पर रेशो कितना बन रहा है इनका, या सिंपल रेशो भी नहीं निकालेंगे, हम देखेंगे कि एक ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस कितना है, और एक ऑर्बिट और दूसरा ऑर्बिट का रेडियस जो है वो कितना है। पहले ऑर्बिट का रेडियस होगा 1 स्क्वायर, दूसरे का 4, तीसरे का 9, फोर्थ का 16। इसका मतलब ये है कि दो ऑर्बिट के बीच में स्पेसिंग बहुत ज्यादा है। मतलब ये है कि हमारे पास वो सिमेट्रिक अरेंजमेंट नहीं है, मतलब कि हमारे पास हर एक दो ऑर्बिट के बीच में स्पेसिंग बराबर नहीं है। अगर यहां पर आप स्पेसिंग देखेंगे तो 4 - 1 जो है 3,
यहां पर कितना है 5, यहां पर कितना है 7, इसका मतलब स्पेसिंग बराबर नहीं है, ठीक है नहीं। और ये वही कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि जो हमारे पास रुदरफोर्ड ने पहले ही कहा था कि एटम के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल है। और यहां पर हमने मैथमेटिकली और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने के बाद हमने ये कहा कि रेडियस जो है किसी भी ऑर्बिट का वो वैरी करता है, उसके बीच का स्पेसिंग जो है वैरी करती है। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के बीच का स्पेसिंग जो है, हर एक दो ऑर्बिट के बीच में स्पेसिंग बराबर नहीं है। अब मैं आपको ये कह रहा था कि हमारे पास अगर आप n1 लेंगे और z1 लेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो यहां पर सारी वैल्यूज देखो, अगर n आपने 1 लिया, इस फॉर्मूले को फोकस करेंगे, n1 लेंगे और h हमें पता है h का वैल्यू होता है 6.63 परहैप्स 10⁻⁻34। उसके बाद 4 तो 4 ही है, पाई का वैल्यू भी हमारे पास है 22/7 या 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। Z हमारे पास 1 है, K का वैल्यू भी हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी हमारे पास है 8.85 इंटू 10⁻12 परहैप्स। और इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू सारा का होता है 9 इंटू 10⁻9 के आसपास कुछ है। ये सारी वैल्यूज हमें पता है, जब ये सारी वैल्यूज हम एंटर करेंगे तो हमारे पास निकलेगा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, जो रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट जिसको हम कहते हैं, मींस ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो अप्रोक्सीमेटली निकलता है 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉम के अकॉर्डिंग, मतलब अप्रोक्सीमेटली इतना निकलता है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास बोर ऑर्बिट का। इसी तरीके से हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, कैसे वेलोसिटी निकालेंगे, जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक वैल्यू आया है, कौन सा वैल्यू, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब हम सेपरेट टॉपिक बना सकते हैं। ये हमारे पास आगे ये वाला इक्वेशन जो है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, देखिए यहां से आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्बिट। ये सारी वैल्यूज आपके पास दी है, कैलकुलेशन कर सकते हैं आराम से बगैर टेंशन के। अब देखो फ्रीक्वेंसी अगर मुझे निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी nth ऑर्बिट, वो कितना हो सकता है। देखो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इसके आसपास, इलेक्ट्रॉन के पास जो होती है लीनियर वेलोसिटी भी होती है और एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। लीनियर वेलोसिटी जो है कंटिन्यूसली चेंज होती है क्योंकि उसके हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है, और एंगुलर वेलोसिटी अगर हम एंगुलर स्पीड की बात करेंगे तो कांस्टेंट रहती है। और एंगुलर स्पीड का डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन अप्लाई करेंगे तो या तो इस सर्कुलर ऑर्बिट के अपवर्ड ऐसे डायरेक्ट होगा या डाउनवर्ड, डिपेंड है कि इलेक्ट्रॉन जो है किस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे तो हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो है एक्सियल वेक्टर है। अब वहां पर नहीं जाएंगे, आपने क्लास 11th में डिस्कस किया है, तो वहां से आप थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है या ऑसिलेशन कर रहा है यूनिट टाइम में। अगर यहां पर हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, in 1 second, मीन्स इन यूनिट टाइम, इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड, वट एवर जो भी हो, कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ये करेगा 1 सेकेंड में, ठीक है नहीं, हमने वो फाइंड आउट करना है। मतलब हमने न्यू का वैल्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी निकालना है, दैट विल गिव्स द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, ये हमने निकालना है। अब हम थोड़ा सा यहां पर गौर करेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा सर्कुलर ऑर्बिट पे तो इसमें एक लीनियर वेलोसिटी होगी, क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी, और साथ में हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, जिससे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करता है इन एंगुलर मोशन की, अगर हम बात करते हैं रोटेशन मोशन। देखो हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन की लीनियर वेलोसिटी भी होगी और एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, मतलब ये दोनों आपस में रिलेटेड होंगे, और हमने ये पढ़ा है रिलेशन V इज इक्वल्स टू R ओमेगा। अगर ओमेगा की बात करेंगे तो ओमेगा मुझे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताता है, तो एंगुलर वेलोसिटी इज एक्चुअली द डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एंगल 2 पाई 360, देखिए नहीं, 1 रेवोल्यूशन, t इज अ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है। एंगुलर स्पीड हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन t, तो मतलब मैं v लिख सकता हूं r into 2 pi upon t, t is time period of revolution, it is not a time single instant, it's a time period of revolution। अब अगर यहां पर देखिए 1 upon t,
1/T होता है न्यू फ्रीक्वेंसी, तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू R 2π न्यू। अब यहां से हम न्यू निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यू कितना होगा हमारे पास V, ये भी इधर आ जाएगा अपान 2π इंटू R। अब देखो R हमारे पास वैल्यू है, हमने निकाला R, वो हम यहाँ पर वैल्यू एंटर करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकलेगा। V भी निकाला, V का वैल्यू भी यहाँ पर एंटर करेंगे, सारी वैल्यूज एंटर करने के बाद हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं आराम से। तो ये था हमारे पास क्या कहते हैं इसको, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बिल्कुल सिंपलेस्ट वर्जन में। ये बहुत कम्प्लेक्स जो हमारे पास बोर का जो हाइड्रोजन एटम को समझना जो है बहुत कम्प्लेक्स, लेकिन बिल्कुल आसान जो बेसिक चीजें हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो नेक्स्ट हम डिस्कस ये करेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की ओर, तो कितने किस्म की स्पेक्ट्रल लाइंस बन सकती हैं, कौन कौन सी किस्म की फिर रेडिएशन एमिट हो सकती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।